होशियार होशियार होशियार। बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पप्पा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पप्पा देंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पप्पा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 गप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पप्पा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। हमसे मिलते हम सब पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा। ओ तेरा जलवा जलवा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल वधिया हो सारे? सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से। हर बच्चा इसका लिंक अपने स्टेटस पे लगा ले जी जल्दी। हो हो मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोजी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा 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 जलवा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग भुवन, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग नन्नू, गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग फैजान, गुड इवनिंग तुषार, वेरी गुड इवनिंग पलक, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी, जय हनुमान, जय श्री राम। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो?
कोनो दिक्कत तो ना है? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए भाई। देखो तुम बढ़िया हो हम बढ़िया हैं, तुम अच्छे नहीं हो तो हम अच्छे नहीं हैं, थारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, इस लाइन की कोई रेलिवेंसी तो नहीं है, बट वैसे मेरे मन में ही तो मैंने बोल दी। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सोनाली, वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा, शगुन, गुनगुन, हर्ष, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमें फाइनली 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 वो चैप्टर आज हमें इनकम टैक्स का स्टार्ट करना है, जो चैप्टर आपको मुश्किल तो नहीं कहूंगा, बट जिस चैप्टर को करने के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो सकता है। मतलब क्वेश्चन चाहे 1 घंटे के अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो मुझे नहीं पता, बट जितने भी क्वेश्चन हमारे 1 घंटे में होंगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं उन क्वेश्चन के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाएगा। और वो जो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, वो हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तुम सब जानते हो टोटल इनकम का मतलब उसमें 5 हेड भी कवर होंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम के पॉइंट्स भी आ सकते हैं, सेट ऑफ वाले पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उसमें डिडक्शंस वाले पॉइंट्स भी आ सकते हैं, फिर नॉर्मल स्कीम की बात होगी, डिफॉल्ट स्कीम की बात होगी, कुछ केस में एएमटी की बातें भी होंगी। मतलब फुल फ्लेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बट हाँ मैं बता दूं सर, वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपने पूरा का पूरा इनकम टैक्स बहुत बढ़िया ढंग से रिवाइज किया हुआ है, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सारे के सारे प्रोविजन पढ़े हुए हैं, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, इट मींस आप ये लगा लो फिर इनकम टैक्स में कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मतलब अगर आपको सही तरीके से इनकम टैक्स की रिवीजन करनी है, या तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें इनकम टैक्स आता है या नहीं आता, अगर तुम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें टोटल इनकम के क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है तो तुम्हें इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, चलो अनुराग वो तो मेरे भाई पॉसिबल नहीं है, आप रिवीजन क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं टोटल इनकम वाला। और टोटल इनकम का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन टोटल इनकम वाला। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। जल्दबाजी नहीं हमें करनी, मैं कह रहा हूं 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, बट जितने क्वेश्चन टोटल इनकम वाले करें वो बहुत शिद्दत से करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये मैं दोबारा बोल रहा हूं कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, पूरे के पूरे इनकम टैक्स की रिवीजन इन सिंगल क्वेश्चन से हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। और जो बच्चा ये क्वेश्चन करके एग्जाम में नहीं जाता, आप ये मान के चलो कि एग्जाम में बहुत सारे नंबर आपके कटेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो तुषार बहुत बढ़िया जी। नहीं आज लास्ट क्लास है क्वेश्चन की, नहीं लास्ट क्लास नहीं है, अभी ऑब्वियस बात है 2-3 क्लास इनकम टैक्स में और लगेंगी और देन फिर हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, एक बार चेक करो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मिस्टर अमित है। अच्छा मिस्टर अमित है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल का है, तो क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल का है, तो दिमाग में हमें इंडिविजुअल वाली कैटेगरी लेके चलनी है। ठीक है, मिस्टर अमित है, हैविंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, उसका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर का है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है तो इट मींस उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिल ही सकता है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अगर उसने कोई नई मशीन परचेज की होगी तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो उसने बोला मिस्टर अमित है, उसका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर का है, गिवन दी फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, उसका P&L अकाउंट आपको दिया हुआ है। अब ये P&L अकाउंट जो आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। P&L अकाउंट आपको ये दिया हुआ है जी, उसने P&L में ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, और फिर हमें इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो ये नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या ये नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है या एज पर अकाउंट्स हैं? तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट है, या मैं यूं कहूं एज पर अकाउंट्स हैं, एज पर इनकम टैक्स नहीं है। अब जो ये नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, इस नेट प्रॉफिट में उसने ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर रखे हैं,
ये सारी के सारी इनकम माइनस कर रखी है। अब इस नेट प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट करनी है, और अगर इस नेट प्रॉफिट में हम एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद फिर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट यहां पे निकल के आ जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, एक बात मेरे को सोच के बताना, अब इस नेट प्रॉफिट में तुम्हें अगर याद आ रहा हो, हमें 4 एडजस्टमेंट करनी होती है। 2 करनी होती है खर्चों की, 2 करनी होती है इनकम की। अब जो 2 हमें खर्चों की एडजस्टमेंट करनी होती है, वो कौन कौन सी खर्चों की एडजस्टमेंट होती है? तो याद करो, सबसे पहले मैंने कहा था कि वो सारे के सारे खर्चे हमें ऐड करने पड़ेंगे। जो डेबिट किए हुए थे, वो डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे के सारे खर्चे ऐड कर दोगे। फिर वो सारे के सारे खर्चे माइनस करोगे। जो डेबिट होने चाहिए थे, वो डेबिट नहीं हुए थे, वो सारे के सारे खर्चे माइनस कर दोगे। फिर वो सारी के सारी इनकम माइनस कर दोगे। जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी के सारी इनकम यहां से माइनस कर दोगे। और वो सारी के सारी इनकम यहां पे ऐड कर दोगे। जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी की सारी इनकम को ऐड कर दोगे। इन 4 एडजस्टमेंट के बाद जो तुम्हारे प्रॉफिट निकल कर आएंगे, वो प्रॉफिट तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट निकल के आएंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बार चेक करते हैं इन्होंने हमें यहाँ पे क्या कर रखा है जी। अच्छा, एक बार यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है। तो क्रेडिट साइड में इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है इनकम टैक्स का रिफंड। अब तुम सब जानते हो इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है। अब इनकम टैक्स का रिफंड जो बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम यहां से माइनस करके चलेंगे, क्योंकि इसको माइनस क्यों करेंगे, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो अगर बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको मैं यहां से माइनस करना पड़ेगा। फिर वेयर हाउसिंग चार्जेस हैं, ऑब्वियस सी बात है वेयर हाउसिंग चार्जेस का मतलब ये बिजनेस की इनकम है, तो ये क्रेडिट ही रहेंगे, इसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। फिर डेबिट साइड में स्टाफ को बोनस दिया, सही है। प्रीमाइस का रेंट दिया, सही है। एडवर्टीजमेंट करवाई, सही है। बेड डेट्स हैं, सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, सही है। ये डेप्रीसिएशन जो है, अब ये डेप्रीसिएशन जो है एज पर अकाउंट्स वाला है। ये डेप्रीसिएशन जो है इन्होंने जो डेबिट किया है वो एज पर अकाउंट्स वाला है, तो इसको हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो इनकम टैक्स वाला माइनस करते हैं, अकाउंट्स वाला माइनस नहीं करते, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और जो इनकम टैक्स वाला होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। फिर यहां पे आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिमांड पेड। याद करो मैंने कहा था कि जो इनकम टैक्स वाले खर्चे होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं, बट जो जीएसटी होता है, जो एक्साइज ड्यूटी मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स वाले खर्चे होते हैं, उसको हम अलाउड करते हैं। फिर जीएसटी उसने पे किया 1,62,525, तो अभी तक तो इसने सही पे किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेबिट किया हुआ है, डेबिट होना भी चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ओके है। उसके बाद सैलरी यहां पे दी है, ओके है। मिसलिनियस खर्चे ओके है। बट अभी तक जो हमने देखा ना, ऊपर ऊपर से जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो हमने यहां पे देख ली है। उसके बाद अब आगे देखो जी, अब ध्यान से पढ़ना। वगैरह फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अच्छा, एक बार ऐसा करते हैं, एक बार ना चेक करते हैं हमें निकालना क्या है। एक बार चेक करते हैं हमें निकालना क्या है। तो मैं निकालना क्या है जी, उसने बोला आपको टोटल इनकम निकालनी है एंड टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है मिस्टर अमित की फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन ए मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। भाई साहब कलेश पड़ गया जी, ये तो कलेश पड़ गया जी। उसने बोल दिया मोस्ट बेनिफिशियल मैनर से टैक्स लाइबिलिटी निकालो। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमें डिफॉल्ट स्कीम से भी करना है, ये क्वेश्चन हमें नॉर्मल स्कीम से भी करना है, और उसके बाद जहां पर भी टैक्स कम आएगा उसके बेस पे हमें टैक्स बताना है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब क्वेश्चन एक स्कीम से नहीं करना, दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना है। मतलब नॉर्मल स्कीम से भी क्वेश्चन करके दिखाना है, डिफॉल्ट स्कीम से भी क्वेश्चन करके दिखाना है, और फिर जहां टैक्स कम आएगा वो टैक्स वाला आंसर हमें यहां पे देना है। बस ये पर ध्यान दो। और अभी जो तुम नहीं सोच रहे ना, वो मैं सोच चुका हूं। तुम्हारे दिमाग में जो पॉइंट नहीं आ रहा वो मेरे दिमाग में आ चुका है। अच्छा, आप मेरे को बताओगे इसमें एक और पॉइंट है जो तुम इग्नोर कर रहे हो अभी। अब मेरे को बताओगे इसमें एक और पॉइंट है जो तुम इग्नोर कर रहे हो। सारे बच्चे बताओ, इसमें एक और पॉइंट है जो तुम इसमें इग्नोर कर रहे हो। याद है जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, आपको याद है आपको मैंने टोटल 18 स्टेप्स लिखवाए थे जी। आपको जो मैंने 18 स्टेप्स लिखवाए थे, उस 18 स्टेप्स के अंदर मैंने कहा था जो तुम डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स निकालोगे वो तो आएगा। बट नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, नॉर्मल स्कीम में जब तुम टैक्स निकालोगे ना, उसके साथ में हमें एएमटी भी देखना होगा। फिर नॉर्मल और एएमटी
इनमें से जो हायर होता है वो कंपेयर करोगे तुम इसके साथ में, डिफॉल्ट वाले के साथ में, फिर जो लेस वाला टैक्स होगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वो एएमटी वाला पॉइंट मत भूल जाना। जब भी तुम नॉर्मल स्कीम की बात करोगे साथ में एएमटी भी देखना पड़ेगा, बट एएमटी भी हर केस में नहीं देखना। अगर इस क्वेश्चन में उसने कहीं सेक्शन मान लो 35 AD के बारे में कुछ बोल रखा है तो हमें ऑब्वियस बात है एएमटी हमें देखना पड़ेगा, या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी वाली है तो हमें देखना पड़ सकता है, उस केस में एएमटी हमें देखना पड़ सकता है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो अब एक बार देखते हैं जी, अब एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन तो एक है बट करने में मजा बहुत आएगा, तो सारे के सारे बच्चे अपनी रफ कॉपी साथ में लेके चलना और देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट हमने करनी है। तो सबसे पहले ऐसा करो, सबसे पहले इसको हम सोल्व कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे। इसको हम सोल्व कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे सोल्व कर रहे हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसको हम जो सोल्व कर रहे हैं वो डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे सोल्व कर रहे हैं। तो हम डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करो, बेस लेके चल लो 50,85,000 को हम यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेस लेके चलता हूं तो 50,85,000 को हमने यहाँ पे बेस ले लिया। सारे बच्चे लिख लेना, सारे के सारे बच्चे लिख लेना, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, 50,85,000 जो है वो हमने यहाँ पे बेस ले लिया, ठीक, बेस ले लिया जी। उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया ये 30,000 रुपए का जो रिफंड है, 30,000 रुपए का रिफंड जो है ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद जो ये डेप्रिसिएशन है 1,07,250 रुपए का, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अभी तक ये दो एडजस्टमेंट हमने की हैं, अभी तक ये दो एडजस्टमेंट हमने किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर इनकम टैक्स रिफंड जो है ना उसमें इंक्लूड है 4750 रुपए इंटरेस्ट अलाउड देयर ऑन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओगे ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्यों दिया है? क्योंकि जो इनकम टैक्स का रिफंड होता है वैसे वो किसी हेड की इनकम नहीं होता, वो किसी हेड में नहीं जाता, क्योंकि जब इनकम टैक्स पे करते हैं हमारी पर्सनल लाइबिलिटी है। ऐसे इनकम टैक्स का रिफंड हमारी पर्सनल इनकम है, वो किसी हेड की इनकम नहीं है। बट अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट जो होती है वो अदर सोर्स की इनकम होती है। तो ये जो है ये अदर सोर्स के अंदर हमारा जाएगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। ये जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएगा, इसलिए इन्होंने इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमें अलग से दे रखा है। आगे देखो जी, फिर वो कह रहे हैं सैलरी जो है, सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू हिज ब्रदर। उसने अपने भाई को 30,000 रुपए की सैलरी पे की है, अच्छी बात है, भाई को सैलरी पे कर सकते हैं। वो ये थोड़ा भाई को सैलरी पे करना गलत है, भाई भी तो बिजनेस में काम कर सकता है, अच्छी बात है। विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। अब याद करो हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन 48(2). सेक्शन 48(2) हमने पीजीपी के अंदर किया था। वहां पर मैंने क्या कहा था कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो अपने रिलेटेड पार्टी को और पेमेंट क्या है, एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, तो जितनी भी अनरीजनेबल पेमेंट होगी वो सारी हमें डिसअलाउड करनी होगी। तो मतलब अब जो सैलरी ऊपर दी है उसमें 30,000 भाई को पे किए, सारे डिसअलाउड नहीं करने, जो 5,000 अनरीजनेबल है वो हमें डिसअलाउड करने हैं। तो इसमें अपने 5,000 यहां पे और जोड़ देने हैं। जो अनरीजनेबल है वो आप क्या करोगे, एड बैक करोगे, ठीक है ना। साथ साथ क्वेश्चन करना। आपको दिख रहा है ना जो इस टाइम बच्चे बैठे हैं बस यही पास वाले बच्चे हैं जी। आपको मैंने पहली क्लास याद है, पहली क्लास में कितना बच्चा था? पहली क्लास में बाढ़ आ गई थी एकदम, बच्चों की बाढ़, आई थिंक 1,500-2,000 पता नहीं कितना बच्चा आ गया था, ठीक है। उनको लगा भाई साहब आरी फोड़ेंगे। हम भी 12 साल से पढ़ा रहे हैं सर, हम भी 12 साल से पढ़ा रहे हैं और हम भी बच्चों को डेली देखते हैं। तो फोड़ेंगे, फूटेंगे, फटेंगे, वो सब 4-5 लेक्चर के अंदर बच्चे फिल्टर हो जाते हैं। तो जो ये बच्चे बैठे ना लास्ट तक, बस यही रिजल्ट है। 15% रिजल्ट आता है, 10 से 15%। तो 10 से 15% में कौन से बच्चे बचते हैं? वही वाले बच्चे बचते हैं जिनको क्वेश्चन से डर नहीं लगता। अब आधे बच्चे तो डर के भाग गए, कह रहे भाई छोड़ो भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कौन करेगा, दिमाग थोड़ा खराब कर रहे हैं, थ्योरी के रट्टे मारते हैं, जितना हो गया, नहीं तो 6 महीने के बाद दोबारा अटेम्प्ट होगा, दोबारा दे देंगे। उनको ये नहीं पता जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना भाई, चाहे 10 बार रट्टे मार लो, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो पेपर भी क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनने हैं सर, और अगर सही ढंग से नहीं करोगे ना 35-40 नंबर पे अटक जाओगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना। अब आगे देखो उसने क्या बोला जी। अब नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 देखो। पॉइंट नंबर 3 में क्या, पॉइंट नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो ऊपर दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2500 पेड फॉर द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द सोवेनियर इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। याद है
एक सेक्शन हमने किया था, सेक्शन नंबर 37(2)B, अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में, एडवर्टीजमेंट में, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में, ब्रोशर में अगर हम कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो डिस अलाउड होता है, तो ये हमें 2500 रुपए क्या करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी वाले, ये हमें 2500 रुपए यहाँ पे ऐड बैक करने पड़ेंगे। ऐड कर दिए। आगे देखो फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपए पेड पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक। अब एक बात मेरे को बताओ, वो कह रहा है जो ऊपर हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिए हैं उसमें 1 लाख रुपए इंक्लूड है जो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट की है। ये एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा नहीं है, ये उसने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट की है। अब तुम सब जानते हो एक सेक्शन हमने किया था 80GGB और 80GGC। अब 80GGB और 80GGC अगर आपको याद आ रहा हो, हम पॉलिटिकल पार्टी को जो पेमेंट करते हैं तो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं 80GGB और 80GGC के अंदर, बट ये खर्चा हमारे बिजनेस का तो नहीं है, इसकी तो हमें बाद में डिडक्शन मिलनी है। अब ये 1 लाख रुपए क्या इन्होंने डेबिट करके सही कर रखा है? नहीं, तो 1 लाख रुपए हमें यहाँ पे ऐड बैक करने पड़ेंगे, तो 1 लाख रुपए भी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर आओ, नेक्स्ट पॉइंट फिर वो कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड पेड। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डिमांड ऊपर पे की है उसमें इंक्लूड है 5300 रुपए चार्जेस एज ए पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ रिटर्न एंड 12,750 टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। अब अगर आपको याद आ रहा हो, आपको मैंने रेगुलर क्लास के अंदर भी कहा था कि जो डायरेक्ट टैक्स वाले खर्चे होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स वाले खर्चे होते हैं वो अलाउड होते हैं, बट उनकी पेनल्टी जो होती है वो डिसअलाउड होती है। इंटरेस्ट डिसअलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट जो है वो कंपनसेटरी नेचर का होता है, इंटरेस्ट जो है वो कंपनसेटरी नेचर का है। तो गवर्नमेंट ने कहा इंटरेस्ट डिसअलाउड नहीं है, बट जो पेनल्टी है वो आपने डिफॉल्ट के रूप में दी है, तो पेनल्टी जो होगी वो डिसअलाउड करेंगे। तो 5300 रुपए की जो पेनल्टी है, इस पेनल्टी को भी हम यहां पे डिसअलाउड कर देंगे, 5300 रुपए यहां पे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, फिर यहां पे कह रहे हैं जी मिस्टर अमित है had purchased a warehouse building of 20 lakh in rural area for the purpose of storage of agriculture produce। ओ भाई साहब कुछ याद आ रहा है? हेलो भाई साहब कुछ याद आ रहा है? वो कह रहा है 20 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग ली है, अब 20 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस की रूरल एरिया में, और पर्पस क्या है? पर्पस है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। याद करो सेक्शन नंबर 35 AD, सेक्शन नंबर 35 AD में क्या लिखा था? वेयर हाउसिंग। हेलो भाई साहब, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब अगर वेयर हाउसिंग है फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसकी तुम 35 AD की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब 35 AD की डिडक्शन तो क्लेम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? वो नहीं मिलती अगर हमने डिफॉल्ट स्कीम ली है, और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से। याद करो अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो बहुत सारे बेनिफिट मेरे को छोड़ने पड़ते हैं, उसमें 35 AD भी है। तो अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम ले रहा हूं 35 AD का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मुझे मिल सकता है भाई, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मुझे मिल सकता है ना। अगर मान लो 35 AD में क्या होता है, 35 AD में जो भी तुम खर्चा करते हो वो सारा का सारा 100% अलाउड हो जाता है। अब अगर मैं नॉर्मल स्कीम लेके चलता तो पूरे के पूरे 20 लाख माइनस हो जाते, बट मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 20 लाख माइनस नहीं होंगे, बट 20 लाख की जो बिल्डिंग है उसमें मैं डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर सकता हूं ना। तो 20 लाख का 10%, क्योंकि 15 जुलाई को यूज किया तो यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है, तो यहां पे 10%, बिल्डिंग पीरियड कितना है? 10% है। उसने बोला एंड द इनकम फ्रॉम द एक्टिविटीज क्रेडिटेड इन द P&L अकाउंट अंडर द हेड वेयर हाउसिंग चार्जेस। अब जो इससे आने वाली इनकम है वो क्रेडिट कर रखी है जी, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकम इन्होंने क्रेडिट कर रखी है, बट डिडक्शन नहीं मिलेगी 35 AD की। इस पे जो मिलेगा वो सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन जो हमारा बिल्डिंग वाला है 20 लाख रुपए का 10%, क्योंकि हमने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिडक्शन 35 AD में नहीं मिल सकती है। उसके बाद वो कह रहा है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 65,000 रुपए है जी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस बिल्डिंग। अब देखो वेयर हाउस बिल्डिंग वाला नहीं है। अब इसने क्लैरिफाई क्यों किया? क्योंकि हम डबल इफेक्ट ना डाल देना। तो 2 लाख तो हमने ऊपर माइनस कर दिया, उसने बोला 65,000 है। अब 65,000 रुपए जो है वो इन एडिशन टू वेयर हाउस बिल्डिंग वाला है, तो मतलब 65,000 रुपए अलग से है, तो माइनस कर दोगे 65,000 रुपए, ये वाला डेप्रिसिएशन ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड अमाउंट 80,000 रुपए पेड किया मिस्टर रोहित को, वो रेजिडेंट है, ऑन विच TDS नहीं काटा भाई साहब।
अब सोच के बोला उस पे उसने टीडीएस नहीं काटा। अब अगर उस पे उसने टीडीएस नहीं काटा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर टीडीएस नहीं काटा तो 80,000 का 70% अलाउड होता है और 30% जो होता है वो डिसअलाउड होता है। तो 80,000 में 30% अगर मैं डिसअलाउड कर दूंगा तो भाई साहब यहां पे आप डिसअलाउड कर दोगे तो 24,000 पे जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। 24,000 पे वो क्या करेंगे, डिसअलाउड करेंगे मेरे ख्याल से। और यहां पे कुछ हमें दिया नहीं हुआ, तो ये मेरी पीजीपीपी की इनकम निकल के आएगी। एक बार चेक करना मेरी पीजीपी की इनकम कितनी आ रही है। एक बार चेक करो मेरी यहाँ पे पीजीपी की इनकम कितनी आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 50,85,000 माइनस में 30,000 प्लस में 107,250 प्लस में 5,000 प्लस में 2,500 प्लस में 1,00,000 प्लस में 5,300 माइनस में 2,00,000 माइनस में 65,000 और फिर यहाँ पे आएगा प्लस में 24,000 पे। तो 50,34,040 आ रहा है। मेरी बिजनेस की इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है 50,34,040। ये मेरी पीजीबीपी की इनकम निकल के आ रही है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ नहीं, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का, क्या मैं इसको पैक कर सकता हूँ जी? अच्छा, ये मेरी बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है। ये मेरी क्या है, ये मेरी बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है, बट उसने टोटल इनकम मांगी है। अच्छा सर 24,000 वाले के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? आप सिंपल लिखोगे टीडीएस नॉट डिडक्टेड, हेंस 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A1 है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो 30% एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40। बात खत्म जी। एक बार आप दोबारा चेक करो जी। हम यही आ रहा है 50,34,050 ये निकल के आ रहा है। अच्छा, उसने मुझसे बिजनेस की इनकम मांगी है, टोटल इनकम मांगी है जी। उसने क्या मांगा है? अरे यही तो आ रहा है 50,34,050। प्रखर क्या हो गया? सर टीडीएस वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो रिया। याद करो आपने एक सेक्शन 40 किया था। सेक्शन 40 में क्या था? अगर आप पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को और उस पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए, आप टीडीएस नहीं काटते या टीडीएस काट के जमा नहीं कराते तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, 70% अलाउड। तो वही तो पेमेंट है। रेजिडेंट को पेमेंट की है, टीडीएस तुमने काटा नहीं, तो 30 डिसअलाउड 70 अलाउड। तो 30 डिसअलाउड का मतलब क्या है? 24,000 पे यहां पे डिसअलाउड हो गया। अच्छा, अब उसने टोटल इनकम मांगे। अगर टोटल इनकम मांगे तो क्या पूरे क्वेश्चन में सैलरी की इनकम है? नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में पीजीपी की इनकम है? वो निकल गई। क्या पूरे क्वेश्चन में कैपिटल गेन की इनकम है? नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में अदर सोर्स की इनकम है? यस है। अब अदर सोर्स की इनकम कौन सी है? जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है 4750 रुपए का, ये मेरी अदर सोर्स की इनकम है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 4750 रुपए और जोड़ दूंगा। अब 4750 रुपए अदर सोर्स की इनकम जोड़ दूंगा तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ गई 50,38,000 जो है 4570 रुपए, सॉरी 4570 रुपए अगर मैं जोड़ दूंगा तो 58,38,820 जो है ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ गई। ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ गई। डन। चलो अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब इसमें से क्या कोई डिडक्शंस माइनस करेंगे? क्या इसमें से कोई डिडक्शंस माइनस करेंगे? भूल के मत कर देना, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम है और डिफॉल्ट स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। 80 JJAA मिलती है, वो है नहीं। फिर 80 CCD2 मिलती है, वो नहीं है। 80 CCH2 मिलता है, वो नहीं है। बाकी तो कोई मिलता। तो 80 GD से तो मुझे मिलेगा ही नहीं, 80 GD से तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो यही मेरी टोटल इनकम आ गई जी। अब डिडक्शन इसमें से करेंगे नील, तो यही मेरी जो है वो टोटल इनकम यहां पे निकल के आ गई जी। अच्छा, अब टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दो सारे के सारे बच्चे। अब अगर टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है तो 15 लाख से ऊपर मेरी जो है उस पे 30% निकालूंगा और प्लस में 1,40,000। तो यहाँ पे जो टैक्स मेरा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12,01,646। ये आंसर आ रहा है 12,01,646। ठीक है जी, 12,01,646 मेरे ख्याल से ये आंसर निकल के आ रहा है जी। एक बार चेक करना, 12,01,620 आएगा।
तो यहाँ पे 50,38,820 में से 15 लाख गए, उसका 30% प्लस में 1,40,000, 12,01,646, यही तो आ रहा है। 12,01,646 रुपए आंसर आ रहा है ना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें अब सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे जी। अब इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों करोगे? रीजन जो है, रीजन वो आपका यहां पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। 50,34,050 प्लस में 4500, मेरे को लग रहा है यहाँ गलत हो गया, 4570 रुपये है, 4570। यहाँ 50,38,620 आ रहा है, 50,38,620 आ रहा है। तो इसमें से 15 लाख हटाया, उसका 30%, तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा प्लस में 1,40,000, तो 12,01,000, ये आंसर आ रहा है 12,01,586 आ रहा है। 12,01,586 आ रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करोगे? सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे। तो सरचार्ज 50 लाख से ऊपर इनकम है तो 10% निकालोगे, तो यहाँ पे 12,0158.6। अब यहाँ पे सरचार्ज आ गया जी। अब अगर इसमें 12,01,586 में जोड़ दूंगा तो 13,21,744.6 आएगा, टैक्स प्लस में सरचार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा 50 लाख से, याद है एमआरबी आएगा जी, एमआरबी निकालना पड़ेगा। एमआर क्यों निकालना पड़ेगा? इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अरे मेरे कौन सा बच्चा ये 0.5 में 12,750 क्यों आएगा? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डिसअलाउड नहीं होता, पेनल्टी डिसअलाउड होती है। अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी पेनल्टी को डिसअलाउड करते हैं, इंटरेस्ट को डिसअलाउड नहीं करते। जो बच्चा बार बार कह रहा है 0.5 12,750 भूल गए, भूला नहीं हूं मैं, वो डिसअलाउड ही नहीं है, वो अलाउड है, तो इसलिए मैंने वहां पे एडबैक नहीं किया। अब इसमें एमआर निकालना चाहिए। अब अगर एमआर निकालना तो एमआर कैसे आएगा? कंपैरिजन करो, अगर इनकम 50 लाख होती तो 50 लाख पे टैक्स कितना आता जी? तो 35 लाख का 30% और प्लस में 1,40,000, तो यहाँ तक 11,90,000। कोई यहाँ पे आपका सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, तो 11,90,000। अब 11,90 है और आपका यहाँ पे आ रहा है 13,21,744 रुपए 60 पैसे, तो आपका टैक्स इंक्रीमेंट आ रहा है 1,31,744 रुपए 60 पैसे। आपने इनकम जो बढ़ाई है, इनकम कितनी बढ़ाई है? इनकम है 38,620, तो 38,620 से इनकम है जी। तो आपका जो एमआर मिलेगा वो मिलेगा 93,124.6 मिलेगा जी। एक बार चेक करना, 93,124.6 का आपको एमआर मिलेगा। 93,124.6 का आपको इसमें से एमआर मिलेगा, 93,124.6 का आपको एमआर मिलेगा जी। यहाँ पे एमआर जो आएगा वो ये आएगा। अब इसके बाद जो बैलेंस टैक्स आएगा वो कितना आएगा? 13,21,744.6, तो ये बनेगा 12,28,620 आपका बनेगा आफ्टर एमआर, ये आपका टैक्स बनेगा। फिर इसमें 4% क्या कर दोगे? इसमें 4% आप यहाँ पे सेस जोड़ दोगे जी। तो अगर मैं यहाँ पे 4% सेस जोड़ दूंगा तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो 12,77,764.8। तो अगर मैं 764.8 करूंगा तो 760 आएगा जी। 760 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 12,77,764.8 आ रहा है। तो आप ये मान लो कि 760 हमारा राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल टैक्स आएगा, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है ना तो ये आंसर निकल के आएगा। पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बोल दो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या पक्का पक्का इसको लोग कर सकते हैं? अब ये हमारा एक बार हुआ है, हमारा भी एक पॉइंट हुआ है बस। अभी हमने डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाला है। अच्छा, अब हमें जो करना है सर, इनकम टैक्स का रिफंड जो दिया है वो बैलेंस उसके अंदर आएगा जी। हमारे पीएनएल में कोई काम नहीं है उसका, वो हमारी पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम जो है वो यहां पे शो नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, कितने 1000 टैक्स एमआर फाइंड करने जाएंगे, वो कोई इसके लिमिट फिक्स नहीं है। नॉर्मली 50 लाख 50,000 या 50 लाख 80,000, मतलब 51 लाख तक आप एमआर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका एमआर निकलना बंद हो जाएगा जी। ठीक है जी। सर एक बार एमआर वाला पॉइंट दोबारा समझा दो भाई, मेरे एमआर वाला पॉइंट तुमने चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है यार।
ऐसी बात मत करो। आपकी इनकम जो है 50 लाख से ऊपर है, आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर आ रही है। अब 50 लाख से ऊपर है, आपने टैक्स निकाला, सरचार्ज निकाला। फिर मैंने कहा था कि अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होगी, कंपैरिजन करोगे 50 लाख से, तो कंपैरिजन तुमने किया 50 लाख से, 50 लाख पे इतना टैक्स आ रहा है। अब 50 लाख पे इतना है, फिर 50 लाख आपका 38,000 पे इतना टैक्स आ रहा है, तो आपने इसमें से ये माइनस करके टैक्स इंक्रीमेंट निकाल लिया। फिर इनकम तुमने कितनी बढ़ाई वो निकाल लिया, इतने का आपका एमआर आ गया। इस एमआर को आपने इसमें से माइनस किया, फिर बैलेंस टैक्स आया, आपने 4% सेस जोड़ा, इस तरह से आंसर निकल के आ गया जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। मैं एक बार दोबारा से, भाई माइनस, यार अरुण डांट खाएगा मेरे से अब तू। इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया? क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल इनकम है। अब पर्सनल इनकम तुम कहीं शो थोड़ा करोगे, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जब तुम ऐड करते हो, क्यों ऐड करते हो? तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी है ना, वो ऐड करते हो। क्या कहीं दिखाते हो? नहीं दिखाते। सेम इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो तुम्हारी पर्सनल इनकम है, तुम कहां दिखाओगे उसको? बट जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो तो अदर सोर्स की इनकम है ना, तो इंटरेस्ट में अदर सोर्स में ले गया, और बाकी जो रिफंड है वो मेरी पर्सनल इनकम है। अरे वो इनकम टैक्स का रिफंड नहीं माइनस करते नालायक बच्चे, वो एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। डांट खाने वाला काम कर रहा है, वो एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, वो टीडीएस माइनस करते हैं, वो इनकम टैक्स का रिफंड माइनस नहीं करते। अब बड़े नालायक, इनकम टैक्स का रिफंड कब से माइनस करने लग गए? वो एडवांस टैक्स जो तुम पे करते हो, जो टीडीएस पे करते हो, वो उसमें से माइनस करते हैं, वो रिफंड है। नालायक। सैलरी 30,000 टू ब्रदर अदर सोर्स में क्यों जाएगा जी? ब्रदर यहां पे मेरी कंपनी में काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूं, दैट इज माई बिजनेस एक्सपेंडिचर जी, दैट इज माई बिजनेस एक्सपेंडिचर। चलो अब इसको लॉक करते हैं जी, अब इसको लॉक करते हैं। अच्छा अब ये मेरी जो है, ये मेरी डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो मैंने इनकम निकाली, ये इनकम जो मेरी निकल कर आई, इनकम कहां निकाली अपने, ये वाली, ये इनकम जो निकल कर आई, अब ये इनकम जो तुमने निकाली ना, ये डिफॉल्ट स्कीम में निकाली। अच्छा अब मुझे नॉर्मल स्कीम से करनी है, अब मेरे को बताओगे नॉर्मल स्कीम में क्या इफेक्ट आएगा? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें, नॉर्मल स्कीम में क्या इफेक्ट आएगा इस इनकम को? अगर मैं नॉर्मल रिजीम लेके चलता तो बताओ क्या इफेक्ट आता? तो अगर मैं इस इनकम को बेस लेके चलूं, मान लो यहां पे आपकी इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है जी? यहां पे इनकम आ रही है 50,38,620 इनकम आई है। और ये इनकम कब आई है? ये इनकम तब आई है अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेके चल रहा हूं। अच्छा अगर मैं नॉर्मल रिजीम लेता तो क्या मुझे 35 AD की डिडक्शन मिल जाती? मिल जाती। कितने की मिलती? 20 लाख रुपए की मेरे को डिडक्शन मिल जाती। बट फिर 2 लाख रुपए का मुझे डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। अब 2 लाख रुपए का मैंने डेप्रीसिएशन माइनस किया हुआ है, तो क्या वो मुझे ऐड करना पड़ेगा जी? क्या सारे के सारे बच्चे बोल दो, क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा? तो 50,38,620 में से 20 लाख में माइनस कर देता जी, फिर यहां पे 2 लाख रुपए ऐड कर देता, तो मेरा इनकम जो निकल के आती है वो मेरी आती है 32,38,620। क्या यहां तक मेरी बात से बिलोंग करते हो आप? क्या यहां तक आप मेरी बात से बिलोंग करते हो? भाई सिंपल सी बात ये निकल के आती है, अगर मैं नॉर्मल रिजिम लेता तो सारा क्वेश्चन सेम होता, सारा क्वेश्चन सेम होता, बस एक पॉइंट आता कि मुझे 35 AD की डिडक्शन मिल जाती 20 लाख, बट जो 2 लाख का मैंने डेप्रीसिएशन माइनस किया है वो मुझे ऐड करना पड़ता। क्यों ऐड करना पड़ता? क्योंकि जब मुझे 100% खर्चा अलाउड हो गया तो मुझे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। अरे नालायकों, जब मेरी सारी कॉस्ट मैंने माइनस कर दी तो डेप्रीसिएशन मुझे क्यों मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया जी। तो ये मेरी नेट इनकम यहां पे निकल के आ गई। बस ये बात सर हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही करना है रीमा, ऐसे ही करना है आपके। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम में भी ऐसे किया हुआ है, सजेस्टेड आंसर जो गाइडलाइंस आंसर है उसके अंदर भी ऐसे किया हुआ है। हमें पूरा लंबा कच्चा चिट्ठा नहीं वहां पे लिख के आना होता। बात समझ में आ रही है ना? आप इसको उठाओगे, उसमें एडजस्टमेंट करोगे तो भी तुम्हारा काम सही है। तुम्हें पूरा करके दिखाना, पूरा कर दो, ऐसे करके दिखाना, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा अब सुनो, अब इसमें से मेरे को डिडक्शन मिलेंगी। अब डिडक्शन मिलेंगी 80GGC की, 80GGB नहीं है, 80GGB जो है वो कंपनी के लिए, 80GGC जो है वो अदर देन कंपनी के लिए। अब 1 लाख रुपए की पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन दो,
1,00,000 की अगर पॉलिटिकल पार्टी वाली मैं डिडक्शन दूंगा तो इसमें से मेरी इनकम आएगी 31,38,620। 31,38,620 रुपए मेरी यहां पे टोटल इनकम निकल के आ रही है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब 31,38,620 रुपए टोटल इनकम है। अब इस पे टैक्स निकालो, इसमें कोई सरचार्ज तो लगना नहीं क्योंकि अब मेरी इनकम 50 लाख से कम हो गई, सरचार्ज की बात तो होगी नहीं। अच्छा अब चेक करो 10 लाख से कितनी ज्यादा है। 10 लाख से ऊपर है 21,38,620 रुपए, उसका 30%, फिर प्लस में 1,10,000, तो यहां पे टैक्स जो बनेगा 7 लाख, यहां पे टैक्स जो बनेगा 7,51,586, ये मेरा टैक्स बनेगा जी। तो 31,38,620 में 31,38,620 में माइनस में 10 लाख का 30% प्लस में 1,12,500 तो बनेगा 7,54,086 ये टैक्स बनेगा जी। अच्छा क्या इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि इनकम 50 लाख तक है। क्या 4% सेस लगेगा? वो तो लगेगा जी। तो 4% जो लगाऊंगा वो कितना आएगा? 7,84,249 ये मेरा टैक्स आएगा जी। एक बार चेक करना, 7,84,249 अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा 7,84,250 ये मेरा टैक्स आ रहा है जी। अच्छा मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं एएमटी को भूल जाऊं, अगर मैं एएमटी को भूल जाऊं, आप मुझे बताओगे नॉर्मल स्कीम बढ़िया या डिफॉल्ट स्कीम बढ़िया? भाई नॉर्मल स्कीम बढ़िया है। डिफॉल्ट स्कीम में कहां टैक्स आ रहा है? 12,77,760 और नॉर्मल स्कीम में कहां टैक्स आ रहा है? 7,84,250। तो नॉर्मल स्कीम मेरे लिए बढ़िया जी। अगर एएमटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो 15 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। 15 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और ये मत सोचना कि 15 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता है, ये 5-5 नंबर के अंदर ही बन जाता है। 5 नंबर के अंदर तुमसे क्या पूछेंगे? 5 नंबर के अंदर सेम क्वेश्चन देके तुमसे पूछ लेंगे डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलतफहमी दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि ये मैं क्यों करूं। सर इसी को ही वो ब्रेक कर देगा, इसी क्वेश्चन के ही वो सब पार्ट बना देगा। बात समझ रहे हो? और एक क्वेश्चन सबसे जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स हमारे पल्ले पड़ता नहीं पड़ता। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो ये मत सोना कि 15 नंबर का है तो हम काहे करेंगे, तो हम 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, वो कहीं भी फ्रेम कर देगा इसको। ठीक है, अब सुनो ध्यान से जी। अब हाँ 1,12,500 ही आएगा जी, 1,12,500 ही मैंने किया। अब सुनो ध्यान से। अच्छा अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? अब एएमटी की बात भी करनी है, एएमटी की बात भी करनी है। अच्छा अगर एएमटी की बात भी करनी है तो एएमटी के लिए हमें सबसे पहले बेस क्या लेना होता है? सबसे पहले बेस लेना होता है जो हमने नॉर्मल स्कीम से टोटल इनकम निकाली वो हमारा बेस होगा। तो नॉर्मल स्कीम से जो हमने टोटल इनकम निकाली है वो कितनी है? 31,38,620। तो 31,38,620 रुपए। ठीक है, उसमें से अब यहां पे आप 35 AD की डिडक्शन ऐड कर दोगे 20 लाख रुपए, वो ऐड कर देते हैं। फिर माइनस में करते हैं उसका डेप्रीसिएशन। अब 2 लाख रुपए इसका डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस कर दोगे, बस। बाकी तो और कुछ क्वेश्चन में है नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब इसको यहां पे जोड़ दोगे बस। तो यहां पे आएगा 31,38,620 प्लस में 20 लाख माइनस में 2 लाख, तो ये आएगा 49,38,620 यहां पे आ गया जी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? एएमटी का रेट कितना है? 18.5% रेट है, इसका तुम 18.5% लगा दो। इसमें सरचार्ज मत जोड़ना, इनकम 50 लाख से कम है, कोई सरचार्ज नहीं आएगा जी। इसका 18.5% तो आएगा 9,13,644.7। अब इसमें 4% यहां पे सेस जोड़ दोगे जी, तो 4% सेस जोड़ूंगा तो 9,50,190 बनेगा। 9,50,190। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये मेरा एएमटी है, ये मेरा क्या है? एएमटी है। सारे बच्चे बोलना ये मेरा एएमटी है और ये मेरा नॉर्मल टैक्स है। तो क्या मुझे गवर्नमेंट को नॉर्मल देना पड़ेगा या मुझे गवर्नमेंट को एएमटी देना पड़ेगा? मुझे गवर्नमेंट को एएमटी देना पड़ेगा। और एएमटी का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि कम से कम। एक बच्चा कह रहा है गाबा सर एएमटी क्यों निकाला? क्यों नहीं आएगा भाई? याद कर लो एएमटी वाला चैप्टर। एएमटी अदर देन कंपनी इंडिविजुअल वाले केस में लगता है, और तब लगेगा अगर एडजस्टेड इनकम 20 लाख से ऊपर है। चेक करो, इनकम तो 20 लाख से ऊपर ही है,
तो इनकम 20 लाख से ऊपर है, मुझे एएमटी निकालना पड़ेगा। अगर मुझे एएमटी निकालना पड़ेगा तो एएमटी, दूसरी बात 35 एडी की डिडक्शन क्लेम की है, तो जहां 35 एडी की बात होगी वहां पर एएमटी की आएगा ही आएगा जी। तो ये मेरी एडजस्टेड इनकम होगी, ये आपका एएमटी आ गया, तो मुझे एएमटी देना है। अच्छा अब एएमटी मुझे देना है, तो एएमटी और डिफॉल्ट टैक्स, तो आप चेक करो ये आपके लिए बेनिफिशियल है जी। अब ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट बैठा हो, आप सोच के देखना इस वाले क्वेश्चन में आपको एएमटी क्रेडिट भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब आप गवर्नमेंट को ये देने जाओगे तो आपका नॉर्मल तो इतना बनता है ना, अब इसमें से 784,250 माइनस कर दो, 784,250 माइनस करोगे तो साहब 1,65,940 रुपए का तुम्हें एएमटी क्रेडिट यहां पर मिलेगा, जो अगले आने वाले 15 साल तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नहीं मोस्टली वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। डन। तो ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन, 35 मिनट लगे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट पता कैसे? विदाउट प्रेजेंटेशन। तो अब इसमें 10 मिनट और जोड़ लो, मतलब ये क्वेश्चन करने में हमारे 45 मिनट, वैसे कम टाइम लगेगा क्योंकि मैंने साथ साथ समझाया भी है और समझाया भी है करके, मतलब पूरा समझाता जा रहा हूँ, डाउट्स ले रहा हूँ। तो अदरवाइज अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आधे घंटे के अंदर आप ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। यस हर्षित, यस सर एएमटी क्रेडिट समझ नहीं आया। आयुष याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था, अगर आपका एएमटी जो है वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा होता है तो आपके ऊपर हार्डशिप हो रही है। अब नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है, आपका नॉर्मल टैक्स है 7,84,000, ये इतना है तो आपको ये देना पड़ रहा है, तो हार्डशिप हो रही है ना भाई। नॉर्मल वो है, देना ये पड़ रहा है, हार्डशिप हो रही है। तो जितना ज्यादा है उतने का क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इतना पैसा गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो, मतलब आगे जाके एडजस्ट कर सकते हो जी। सर अगर 20 लाख की नॉर्मल बिल्डिंग होती तो वो माइनस नहीं, फिर नॉर्मल बिल्डिंग होती फिर क्यों माइनस करते? फिर नहीं माइनस करते, वो तो फिर नॉर्मल डेप्रेशन मिलता जी बस। नहीं जी एग्जाम्प्ट नहीं है वो, रूरल एरिया की इनकम एग्जाम्प्ट होती है जी। ठीक है, क्या इसको लोग कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? और टेंशन मत लेना, स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर आप कुछ भी भूल रहे हो आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे जी। आपको जो है हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब इसको मैं लॉक करने जा रहा हूं जी। अब एक बार आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। आ जाओ जी, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो जी। हाँ नहीं, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब वो क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर सुनील है, अगेन इंडिविजुअल है, अगेन इंडिविजुअल है, मिस्टर सुनील है। एज जो है उसकी 48 साल की है। एज कितनी है? 48 साल की है। जो बच्चा एएमटी पूछ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एएमटी वाला टॉपिक देख लेना, उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का तरीका देखना। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? जितनी भी आपकी नॉर्मल इनकम होती है, टोटल इनकम होती है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, उसमें हम 35 एडी की डिडक्शन जोड़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और फिर हम और भी चीजें जोड़ते हैं। बट इस क्वेश्चन में 35 एडी की डिडक्शन थी 20 लाख रुपए की, वो जोड़ दी, उसका 10% डेप्रिसिएशन 2 लाख माइनस कर दिया, तो फिर मेरी आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 18.5% आ गया, बात खत्म। जतिन अगर आप एएमटी का टॉपिक जाके देखोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया होगा कि हमने 35 एडी क्यों जोड़ा, क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम को निकालने का एक पैटर्न है और इसीलिए हमने उसमें जोड़ा है जी। क्या बात मेरी समझ में आती है जी? ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखो जी। वो कह रहा है मिस्टर सुनील है जी। अब मिस्टर सुनील यहाँ पे निकल के आ रहा है, एज उसकी जो है, एज उसकी यहाँ पे कितनी है? 48 साल की है। ए रेजिडेंट इंडियन हैज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ही ऑक्यूपाई ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर फॉर रेजिडेंशियल यूज एट द एनुअल रेंट
of the 2,95,000. He has paid municipal tax 25,000 for the current financial year. Both these floor are equal size. अब एक बात बताओ, एक उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस में यूज किया, एक उसने लेट आउट किया. अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक उसके पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का उसने आधा पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आधा पोर्शन जो है वो लेट आउट है. अब लेट आउट वाले पोर्शन की हमें एनुअल वैल्यू दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्स हमें पूरी प्रॉपर्टी का दे रखा है. अब अगर मान लो म्युनिसिपल टैक्स हमें पूरी प्रॉपर्टी का दे रखा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करते, बट लेट आउट वाले में करते हैं, तो वो माइनस कर देंगे. फिर इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट हमें नहीं दे रखा, इंटरेस्ट अभी तक तो हमें नहीं दे रखा. आगे देखो, एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ही पेड 1,50,000 एज इंटरेस्ट. लो जी, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, एंड 80,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट. अब प्रिंसिपल पेमेंट तो 80C में डिडक्शन मिलती है प्रिंसिपल पेमेंट की. याद है, हाउसिंग लोन की रिपेमेंट करोगे तो 80C के अंदर मिलेगी. हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात करूंगा 24B के अंदर आएगा. अब यहाँ पे 1.5 लाख है, इक्वल फ्लोर है, तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी. बट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं. उसने मुझसे मांगा क्या है, तो कह रहा है जी यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टोटल इनकम निकालो एंड टैक्स लाइबिलिटी निकालो ऑफ मिस्टर सुनील फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिसिप्ट. भाई साहब कलेश हो गया जी. वो कह रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से टैक्स निकालो. आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको मैंने क्लास में क्या कहा था, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में से क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांसेस है, क्योंकि सर आने वाले टाइम में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ही हमारी सबसे मेन है, तो इसलिए वो क्वेश्चन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से पूछेगा ही पूछेगा. अब देखो डिफॉल्ट से निकालना है. अब डिफॉल्ट वाले केस में क्या होता है, डिफॉल्ट वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती नहीं मुझे, लेट आउट वाले की मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं मिलती. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो इनकम 0 बनेगी. अब सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम 0 बनेगी और कोई भी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी. तो जो हाउसिंग लोन की रिपेमेंट है जिसके लिए 80C है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम लिया आपने. अब एक बार इसकी लेट आउट वाले की इनकम निकालना, तो अपना जी एनुअल वैल्यू 2,95,000 है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 12,500 आधा, ये मेरी एनएवी आ गई. 295 में से 12,500 माइनस गया तो 82,500, फिर माइनस में इसका 30% यह आएगा 84,750 और माइनस में 75,000 का इंटरेस्ट. तो हो गया 282,500 माइनस में 84,750 और माइनस में 75,000, तो ये 1,22,750 रुपए की मेरी इनकम आ गई. और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे मिलती नहीं है. तो यहाँ पे मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी बनेगी, वो बनेगी 1,22,750 जो है ये मेरी इनकम बनेगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का. चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ. अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी. अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छा ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ गई, इसको तुम अलग से लिख लेना. ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 122,750, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है. अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है ही ओन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इन SEZ एंड विच हैड कमेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20. टोटल टर्नओवर तुम्हें दे रखे हैं अंडरटेकिंग की 400 लाख, विच इंक्लूड 150 लाख जो है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, और आउट ऑफ 150 लाख में 120 लाख रुपए जो हैं हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑनर बिफोर द 30th सितंबर 2025. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. और प्रॉफिट जो दे रखा है इंडस्ट्रीज 40 लाख. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो मुझे सेक्शन 10AA की डिडक्शन नहीं मिलती. सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की डिडक्शन तो नहीं मिलती, तो मैंने कब दी है, मैंने तो लेट आउट वाले में दिया. नालायक, अरे मेरे नालायक बच्चे, 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 75, लेट आउट का 75, तो 75,000 तो उधर चला गया ना. और सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो मैंने दी नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इनकम ही 0 की है मैंने, तो मैंने सिर्फ 75 ही तो माइनस किया लेट आउट वाला. अब सुनो ध्यान से, अभी नालायकों सुनो ध्यान से, जो तुम कह रहे हो ना 50%, 100%, महान नालायक बच्चे, इधर देखो त्रिशूल खोप दूंगा तुम्हारे अंदर आज. मैं यार वो भी लाया हूं, धनुष्वान भी लाया हूं, ज्यादा बोलेगा ना धनुष बजेगा, ध्यान रखना. मेरी बात कान खोल के सुन लो. 35 AD में 10AA की डिडक्शन मिलती नहीं है.
याद करो 10AA कहां मिलता है? अगर आप 35AD लेके बैठे हो, 35AD में नहीं मिलता ना। वैसे पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%, बट वो मैं तब दूंगा अगर मैं नॉर्मल स्कीम लेके बैठा हूं। 35AD सॉरी वो डिफॉल्ट स्कीम में सेक्शन 10AA का बेनिफिट मुझे मिलता ही नहीं है। अब 10AA का बेनिफिट मुझे मिलना ही नहीं है, तो जो इनकम होगी वो जुड़ेगी जी। तो सारे के सारे 40 लाख रुपए के प्रॉफिट जो हैं वो तुम्हारे यहां पे पूरे के पूरे यहां पे निकल के आएंगे, 40 लाख रुपए के प्रॉफिट। तो जो ये तुम्हें 40 लाख रुपए के प्रॉफिट दे रखे हैं पूरे के पूरे तुम यहां पे जोड़ दोगे, और कोई हम डिडक्शन नहीं माइनस करेंगे जी, कोई भी हम डिडक्शन यहां पे माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान देना, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी, ये मैंने त्रिशूल यहाँ पे बांध लिया है। अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो ये देख लो, यहां पर मेरे पास ये भी है, तीर कमान भी है। ठीक है, ये तीर है और यहां से पीछे से निकालूंगा तीर और तुम्हारे अंदर खोप दूंगा अगर किसी वजन ज्यादा बोला। क्या बात समझ में आ रही है? तो 10AA, हाँ नहीं 10AA जो है वो नॉर्मल स्कीम वालों को मिलता है, डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलता। इसने डिफॉल्ट स्कीम ली है, 10AA नहीं मिलेगा, और यहाँ पे 40 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे आ जाएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो नेक्स्ट पॉइंट देखो रही, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखो। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे ही एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉय फॉर द सेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। आउट ऑफ 20 एम्प्लॉय 12 वर एम्प्लॉयड ऑन 1 मई 2024 फॉर monthly emoluments of 18,000 and remaining for employed on 1 September 24 on monthly emoluments 12,000. all these participate in the RPF and they are paid their emoluments directly to their bank. अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो सेक्शन 80JJAA, याद करो सेक्शन 80JJAA, उसकी डिडक्शन मिल जाती है, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मिल जाती है। सेक्शन 80JJAA की डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मिल जाती है। बट एक बात मेरे को सोच के बताना, 80JJAA जो है वो एडिशनल एम्प्लॉय का है, जितनी भी एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है उसके 30% की डिडक्शन मिलती है। बट एडिशनल एम्प्लॉय वही होते हैं जो 240 दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं। 240 दिन से अगर वो कम काम करेंगे तो वो 80JJAA के अंदर आते ही नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो सितंबर में काम कर रहे हैं वो लेस देन 240 डेज हैं, तो वो तो बाहर ही निकाल दो। फिर यहाँ जो मई वाले हैं 12 एम्प्लॉय हैं, तो 12 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 1 मई है तो अप्रैल का महीना चला गया, मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई कितना निकल के आ रहा है जी? उनकी सैलरी जो है वो 18,000 रुपए निकल के आ रही है जी। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल जो हमारा बनेगा 18,000 मल्टीप्लाई 11 तो आएगा 23,76,000 रुपए, 23,76,000 रुपए। अगर मैं इसका यहाँ पे 30% निकाल दूंगा तो 7,12,800 रुपए की मेरे को डिडक्शन मिलेगी 80JJAA में जी। तो 80JJAA में जितनी मेरी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है उसका 30% जो है 7,12,800 की मेरे को डिडक्शन मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारी डिडक्शन आ रही है 80JJAA के अंदर जो मुझे मिल जाएगी। आगे देखो, फिर वो कह रहा है उसने इंटरेस्ट अर्न किया 30,000 सेविंग का, 40,000 रुपए एफडी का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी अदर सोर्स की इनकम है? ये 30,000 रुपए सेविंग का, 40,000 रुपए एफडी का मेरी अदर सोर्स की इनकम है? बोलो मेरी अदर सोर्स की इनकम है। ओए 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 सर नहीं समझा भाई, मेरे 80JJAA डिडक्शन का एक सेक्शन है, उसमें लिखा है जितनी भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है उसकी 30% की डिडक्शन मिलती है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है आपकी सैलरी 25,000 तक होनी चाहिए और आपने उस कंपनी में 240 दिन या उससे ऊपर काम किया। यहां पे उसने बोला 20 एम्प्लॉय हैं जो नए रखे हैं, 20 में से 12 एम्प्लॉय मई से काम कर रहे हैं, 8 एम्प्लॉय सितंबर से। जो सितंबर से काम कर रहे हैं उनका 240 दिन से कम काम है, तो अगर 240 डेज से कम है तो वहां पे 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 1 मई से काम कर रहे हैं उनके 240 डेज और मोर हो चुके हैं, तो जितनी उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है उसका 30% की जो हमें डिडक्शन मिल जाएगी और 80JJAA का बेनिफिट मिल जाता है अगर हम डिफॉल्ट स्कीम लेके चलते हैं। अच्छा, अगला सेविंग का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट। अब सेविंग और एफडी वाले में याद है 80TTA और 80TTB, बट मैं तुम्हें बता दूं 80TTA और 80TTB नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठे हैं।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि वो डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठा है, बस ये बात ध्यान दो। तो इसमें से हटा दो इसको यहाँ पे। उसके बाद एक बारी ये बस अदर सोर्स की इनकम है, तो 40 और 30 70,000 रुपए यहाँ पे हमारी अदर सोर्स की इनकम निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 70,000 रुपए मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई। आगे देखो फिर कैपिटल गेन वाला पॉइंट आ गया भाई साहब, कैपिटल गेन भी बीच में आ गया। एक बात है भाई, नजारे हैं भाई साहब क्वेश्चन करने के, नजारे तो हैं जी, नजारे तो हैं क्वेश्चन करने के भाई साहब, नजारे तो हैं जी। अब देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैपिटल गेन। अब देखो वो कैपिटल गेन कह रहा है ही ऑल्सो सोल्ड हिज वेकेंट लैंड 1 दिसंबर 24। लो जी पै गया स्यापा, 1 दिसंबर 24 को उसने लैंड बेची है, तो 23 जुलाई 24 के बाद बेची है। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करते हुए इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन कंप्यूट करते हुए इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नई उसने 23 जुलाई के बाद बेची है। अगर 23 जुलाई के बाद बेची है तो इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा उसको जी। इंडेक्सेशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 23 जुलाई के बाद है। हाँ, जब 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 टैक्स निकालेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब टैक्स निकालेंगे उस टाइम पर कंपैरिजन करेंगे 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 12.5% बिफोर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। बट कंप्यूटेशन के टाइम तो नहीं मिलेगा जी। तो भाई 15 लाख का बेचा आपने, एसडीवी 16 लाख है, तो एसडीवी 110% से कम है, क्योंकि 15 लाख का 110 बनेगा 16.5 लाख, ये 16 लाख है, तो 16 लाख तो इग्नोर कर दो, 15 लाख रुपए हमारा सेल प्राइस हो गया। अब उसकी कॉस्ट कितनी है? परचेज की 280 की, एफएमवी 480 है, एसडीवी 4 लाख है, तो 480 और 4 लाख लेस 4 लाख, 4 लाख और 280 हायर कितना बन गया? 4 लाख। तो 4 लाख मेरी कॉस्ट हो गई जी। और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर कितने हैं? 12,000 रुपए के हैं। तो भाई 15 लाख में से 4 लाख और माइनस 12,000, तो 10,88,000, 10,88,000 जो है ये मेरा यहां पर कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? 10,88,000 जो है ये मेरा यहां पे कैपिटल गेन यहां पे निकल के आ जाएगा। अच्छा ये नहीं सॉरी 4 लाख आ गया ना, तो यहां पे 11 लाख आएगा जी। 4,80,000 मैंने यहां से माइनस कर दिए, तो 4 लाख मेरी कॉस्ट हुई है ना, तो अगर मेरी 4 लाख कॉस्ट निकल के आ रही है तो 15 माइनस 4 11 लाख रुपए आएगा जी। 11 लाख रुपए मेरा यहां पे कैपिटल गेन निकल के आएगा जी, क्योंकि जो उसके ये एक्सपेंडिचर हैं, ये वाले एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलरेडी 4 लाख में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे 4 लाख मेरी कॉस्ट माइनस करेंगे, तो मेरा 12 यहां से माइनस करेंगे, 15 माइनस 4 11 लाख रुपए मेरा यहाँ पे कैपिटल गेन आएगा जी, 11 लाख रुपए जी। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड है जी, वो कॉस्ट में आएगा ना, वो 4 लाख रुपए कॉस्ट में इंक्लूड है, क्योंकि हम एसडीवी तो कॉस्ट ले रहे हैं, और जब एसडीवी कॉस्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर वो कॉस्ट इंक्लूड है, तो जब 4 लाख माइनस करेंगे तो कैपिटल गेन मेरा 11 लाख आएगा जी। डन, क्या इसको लॉक कर दें जी? अब एक बार मेरे को देखना इनकम तुम्हारी कितनी आ रही है। इनकम यहां पे तुम्हारी आ रही है 1,22,750, 40 लाख, 70,000, 11 लाख, तो 52,92,750 ये मेरी आ रही है जी। ठीक है, ये मेरी आ रही है, यहां तक मेरी आ गई। अच्छा अब इस पे निकालना टैक्स। अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अच्छा इसमें से पहले डिडक्शन माइनस करूंगा। 80 JJAA 7,12,800, इसमें से माइनस कर दो, 7,12,800 माइनस करूंगा, 7,12,800, तो मेरी टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम जो आएगी वो आएगी 45,79,950, 45,79,950 यहां पे आ रहा है 950, ये मेरी आ रही है टोटल इनकम। ठीक है, 7,12,800 माइनस करूंगा तो यहां पे आ रहा है 45,79,950, ये मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है। नहीं आयुष, ऑलरेडी मैंने ओरिजिनल कॉस्ट लेनी ना 4 लाख रुपए की, तो वो 4 लाख में इंक्लूड है ना, तो 4 लाख में वो इंक्लूड है। ठीक है ना, वो ईओटी नहीं है, वो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज है, और जब मैंने ऑलरेडी वहां पे 4 लाख रुपए की कॉस्ट ले लिया तो उसमें इंक्लूड है। ठीक है,
अब यहाँ पे आ गया, अब इस पे क्वेश्चन, अब इस पे टैक्स निकालो। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब यहाँ 45,79,950, अब यहाँ पे ना कैपिटल गेन में अलग करूंगा, अदर अलग करूंगा। ठीक है जी सर, 40 लाख को किस नाम से दिया पीजेपी में? इनकम फ्रॉम एसईजेड यूनिट, इनकम फ्रॉम एसईजेड यूनिट जो है वो 40 लाख रुपए की मैंने इनकम दिखाई है। अच्छा मेरे को बताओ, अब यहाँ पे टैक्स निकालो फटाफट से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे टैक्स निकाल दो, मेरा टैक्स कितना आएगा। अब अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, यहाँ पे पहले तो 11 लाख रुपए है ना, तो 11 लाख रुपए का 12.5%, तो 11 लाख रुपए का 12.5% वो आएगा 1,37,500, एक तो ये आएगा। अच्छा अब अगर इंडेक्सेशन के बाद निकालूंगा तो मेरा सेल प्राइस कितना है? 15 लाख। मेरी कॉस्ट बताना, कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट 4 लाख है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100, 4 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई इंडेक्स रेट हमें दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है इंडेक्स रेट 363 जी, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो होगा 14,52,000, 14,52,000। ये मेरी आई को है, माइनस में 15 लाख, तो मेरा आ गया 48,000 पे। मेरा 48,000 रुपये आ गया आफ्टर इंडेक्सेशन, उसका 20%, तो भाई उसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो 9600 आएगा भाई साहब। अब खुद सोच के बताओ, 9600 टैक्स कम आ रहा है जी, 9600 मेरा कम आ रहा है ना भाई, ये बिफोर इंडेक्सेशन है, ये आफ्टर इंडेक्सेशन है, तो 9600 वाला टैक्स कम आ रहा है, तो 9600 मेरा टैक्स आएगा ये वाला जी। अच्छा अब इसमें से 45,79,950 में से अब मैं माइनस कर देता हूं कौन से? 11 लाख रुपए का कैपिटल गेन, क्योंकि उस पर तो टैक्स निकाल दिया 9600 का, तो 45,79,950 में से 45,79,950 में से 11 लाख माइनस कर दिया, तो मेरा बैलेंस कितना बच गया जी? मेरा बैलेंस जो यहां पर बच गया 34 लाख, यहां बैलेंस बच गया 34,79,950। अब इस पे लगा देंगे स्लैब रेट, इस पे स्लैब रेट लगाऊंगा जी। अब इस पे स्लैब रेट लगाऊंगा, डिफॉल्ट स्कीम से करना है ना, तो 15 लाख से माइनस कर दिया, इसका 30% प्लस में 1,40,000, तो इस पे टैक्स आएगा 7,33,985। ठीक है, इसको उसमें जोड़ दोगे 9600 में, तो आ गया 7,43,585। अब यहाँ पे 4% सेस जोड़ दोगे जी, तो 4% सेस जोड़ूंगा तो आएगा 7,73,328 आएगा जी। तो राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 7,73,330, ये आंसर निकल के आएगा। एक बार आप चेक कर लो जी। डन जी। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में एएमटी निकाल लूंगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या इस क्वेश्चन में एएमटी निकालूंगा? नहीं निकालूंगा। अच्छा एएमटी क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि जहां डिफॉल्ट स्कीम की बात होती है ना, वहां पर एएमटी की बात नहीं होती। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? मजा आ गया क्वेश्चन करके भाई। भाई सारे सारे एक होता ना चैप्टर वाइज रिवाइज करना, और एक होता है पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करना। ये पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करना है। कैपिटल गेन भी बीच में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी बीच में आ गया, पीजीपी बीच में आ गया, अदर सोर्स बीच में आ गया, डिडक्शंस बीच में आ गई, सारे पॉइंट्स बीच में कवर कर लिए इसमें। सर नॉर्मल स्कीम होता तो क्या होता भाई? नॉर्मल स्कीम होता तो फिर 80 TTA की मुझे डिडक्शन मिल जाती सेविंग वाले केस में, और SEZ मिलता। अच्छा SEZ में कितना मिल जाता? अब SEZ में आप देख लो यहाँ पे जी कितना है, उसकी टोटल टर्नओवर 400 लाख है, जिसमें 150 लाख की एक्सपोर्ट टर्नओवर है, और 150 में से 120 लाख यहाँ पे आए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने हैं? 40 के। तो 40 के प्रॉफिट होते, 400 लाख की टोटल टर्नओवर है, 40 डिवाइड बाय 400, तो 120 पे कितने होते वो निकाल दो। अब अगर मान लो ये नॉर्मल स्कीम वाला होता तो 40 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 120, तो यहाँ पे 12 आता जी, 12 लाख के प्रॉफिट आता। अब पहले 5 साल तो सारे, अगले 5 साल 50%, तो 12 लाख में से 6 लाख, तो 6 लाख रुपए की मेरे को डिडक्शन मिल जाती। 6 लाख रुपए की जो है वो मेरे को डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती। नहीं नहीं जतिन, टोटल इनकम नालायक,
80 जे डबल ए क्यों ऐड करेंगे, ऑलरेडी इनकम तो ऊपर जुड़ी हुई है। नीरज क्वेश्चन बाद में करेंगे उसके जी। डन, इसको लॉक कर दें जी। क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं, फटाफट से बताओ जी मुझे जी। हाँ, कंप्यूटेशन जो है वो सारी वर्किंग नोट के अंदर जाएंगे जी। कंप्यूटेशन जो है वो सारे के सारी, राधिका ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन बैंक में कितनी बार दूंगा, उसको खोलना होता है। खोल के अगर देखोगे ना, खोल के आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे उसके अंदर, बट प्रॉब्लम क्या, खोल के करने भी तो हैं। हाँ तो 1,40,000, 1,40,000 इसलिए ऐड किया, 15 लाख तक की इनकम बेक 40 है ना, तो 15 लाख तक की इनकम बेक 40 आएगा और 15 से ऊपर वाली इनकम में 30% आएगा, एक 40 जोड़ दो उसमें जी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये 2 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, कल भी हमें टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करने हैं और परसों भी हमें टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करने हैं। मैं 3 दिन टोटल इनकम वाले क्वेश्चन पे लगाना चाहता हूं और 3 दिन के बाद 8 तारीख है, 9, 10, 11, 12 तारीख, फिर 13 तारीख को हमारी जीएसटी की मैराथन है। तो 13 तारीख को तो हम क्लास ले नहीं पाएंगे क्योंकि 13 तारीख को मैराथन है। तो मंडे से आप मान के चलो, मैं अब फाइनल डेट आपको बताने जा रहा हूं, मंडे से 14 तारीख से हम जीएसटी के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद इनकम टैक्स के क्वेश्चन नहीं देखेंगे फिर, ठीक है ना। और ये लगा लो, अगर आप ये सेशन भी इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन की कर लेते हो, मैं गारंटी कह रहा हूं आपके दिमाग तो खुल जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे जी। ठीक है, तो सैटरडे तक जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इनकम टैक्स के करेंगे, संडे को हमारी मैराथन है और फिर मंडे से जो हम करेंगे, मंडे से हम करेंगे जीएसटी वाले क्वेश्चन। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लोग करें और ध्यान रखना, जो जीएसटी की मैराथन होगी ना वो यूट्यूब पे सिर्फ लाइव होगी, वो प्राइवेट हो जाएगी, वो पब्लिक नहीं रहेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरा कोई प्लान नहीं था उस मैराथन को करने का, ठीक है जी, बट मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरी ऑलरेडी जीएसटी की रिवीजन चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी बच्चे लाइव आए और होपफुली वो दोनों चैनल के ऊपर लाइव होगी, इस चैनल पर भी लाइव होगी और अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर भी लाइव होगी। वो दोनों चैनल के ऊपर लाइव चलेगी, तो आप दोनों चैनल पर लाइव देख सकते हैं। ठीक है, फेस टू फेस नहीं होगी, फेस टू फेस यूट्यूब पे लाइव होगी जी, यूट्यूब पे लाइव। दस से 6 जी, 10 से 6, 10 बजे से 6 बजे तक। उसमें एक आईटीसी वाला चैप्टर खत्म करेंगे, वैल्यूएशन वाला चैप्टर हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो हम चैप्टर करेंगे विद क्वेश्चन करेंगे जी। हाँ पूजा, वो तो होगा ही होगा, जो हम चैप्टर करेंगे विद क्वेश्चन करेंगे, बस ध्यान देना। आईटीसी, वैल्यूएशन, पेमेंट वाला चैप्टर और एक चैप्टर और मैंने कहा था आईटीसी, वैल्यूएशन, पेमेंट वाला चैप्टर और एक चैप्टर हमारा और था कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर जी। लास्ट वाला 7th पॉइंट कहां पे? अरे वो तो ये तो उसमें मिलेगा ना नॉर्मल स्कीम में। अगर मैं नॉर्मल स्कीम लूंगा तो मिलेगा जी, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगा जी। ठीक है, चलो इसको मैं लॉक कर रहा हूं जी। अब तुम्हारा होमवर्क पता है क्या? होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क कुछ नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, उसके टोटल इनकम वाले 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके आ जाना। ठीक है, बाकी कल फिर मैं 2-3 नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा टोटल इनकम के, वो आप देखोगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल, हम मिलेंगे जीएसटी के सुदर्शन बैच में 12:30 बजे वैल्यूएशन के साथ, और फिर हम मिलेंगे कल 3:30 बजे जीएसटी की रिवीजन के साथ, फिर हम मिलेंगे रात को 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच। अरे कल हमारी क्लास 9:15 बजे होगी जी, कल हमारी क्लास 9:15 बजे होगी, तो 9:15 बजे 9:15 से लेकर 10:15 तक होगी। ठीक है, तो 9:15 बजे आप रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।